गरीब की बदसूरत बेटी बनी रजवाड़ी ससुराल की मालकिन। रसोई में काले रंग की सुरभि, जिसकी चोटी टेढ़ी और फेस पर एक बहुत बड़ा काला मस्सा है और 2 दांत आगे से बाहर निकले हुए हैं, जिस वजह से सुरभि का मुंह पूरी तरीके से बदसूरत लगता है। अब सुरभि को रसोई में देखकर सुरभि की बहन शीतल, अरे क्या कर रही है? अभी तक तूने मेरे लिए कुछ बनाया नहीं, मुझे भूख लग रही है। शीतल, तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्या तुम्हें बात करने का तरीका नहीं है? तभी पीछे से शीतल की माँ गंगा आती है। मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गई। यहाँ जरा देखो इस बदसूरत काली कलूटी को, मुझसे इज्जत चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा इसने? अरे क्या सोचकर इज्जत मांग रही है? ना तो तेरी शक्ल अच्छी है, ना तो तेरे बाल अच्छे। चल चुपचाप से हम लोगों के लिए खाना बना, नहीं तो इस बदसूरत चेहरे को भी इसी चूल्हे में जला दूंगी। ठीक है माँ, बनाती हूँ। अब सुरभि गर्मी से परेशान होकर सबके लिए खाना बनाती है और खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। वहीं उसकी खूबसूरत बहन शीतल फोन से स्नैप बना रही होती है और गलती से उस स्नैप के बीच में बदसूरत सुरभि की शक्ल आ जाती है, जिसे देखकर उसकी छोटी बहन खींचकर उसके गाल पर एक चांटा लगाती है। ये क्या किया तुमने? आखिर मेरी गलती क्या थी? चुप कर बदसूरत, तुझे कभी तेरी गलती दिखाई देती है? अरे जब तुझे दिखाई दे रहा है कि मैं खाने की स्नैप बना रही हूँ, तो तुझे अपना ये बदसूरत चेहरा लेकर खाने के सामने आना जरूरी था। सच में ये बदसूरत तो हमेशा हमारे किसी न किसी काम में टांग अड़ाती रहती है। अब इसके बाद शीतल अपनी मम्मी और भाई के साथ खाने की टेबल पर खाना खाने बैठती है और सुरभि भी उन्हीं के साथ टेबल पर बैठकर अपना खाना निकालने लगती है। तभी गंगा उसकी प्लेट को छीनकर जमीन पर फेंकते हुए, तुझे बदसूरत की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की? चल चुपचाप जमीन पर बैठ और खाना खा। अब सुरभि मायूस होकर डाइनिंग टेबल से उतरकर जमीन पर बैठती है और प्लेट में खाना लेने लगती है। तभी उसके बालों को खींचकर गंगा, खाना क्या फ्री में आ रहा है जो तू बार बार प्लेट में खाना परोस रही है? अरे चुपचाप से जो खाना जमीन पर गिरा है, तू उस खाने को चाट चाट कर खा। चल जल्दी कर। अब डर के मारे सुरभि फर्श पर गिरे हुए चावल को चुन चुन कर खाने लगती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद पड़ोस की देवकी गंगा के घर आती है। गंगा, गंगा कहाँ है तू? अरे ओ गंगा। अब गंगा की जगह सुरभि देवकी के पास आती है। अरे देवकी काकी, आप यहाँ? अब देवकी सुरभि का काला बदसूरत चेहरा देखकर मुंह पर कपड़ा रखती हुई, राम राम, सारे रास्ते भगवान का नाम लेते आ रही थी कि मेरी नजर तुझ जैसी बदसूरत लड़की पर ना पड़े, लेकिन तू तो मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई। अब इतने में गंगा वहां आती है और वो ये सारी बातें सुनकर सुरभि का हाथ मोड़ते हुए कहती है, अरे क्या बताऊं देवकी, मैंने तो इसे कई बार कहा है कि ये अपना काला बदसूरत चेहरा लेकर घर से ना निकले, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भटकती ही रहती है। गलती हो गई माँ, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है माँ। अब सुरभि वहां से कमरे की ओर जाने लगती है। तब भी देवकी कहती है, गंगा, मेरे घर में कल दावत है और उस दावत में तेरे पूरे परिवार का न्योता है, सिवाय तेरी बदसूरत बेटी को छोड़कर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी बदसूरती से मेरे दावत की शोभा खराब हो। अब सीढ़ियों पर खड़ी सुरभि जब ये सब सुनती है तो उसकी आंखों से डब डब आंसू गिरने लगते हैं। हे भगवान, आखिर क्यों तूने मुझे इतना बदसूरत बनाया कि लोग मुझे देखने से भी नफरत करते हैं। अब अगले दिन गंगा का पूरा परिवार स्टाइलिश कपड़ों में देवकी के न्योता में जा रहा होता है। माँ, मैं अकेले यहाँ रहूंगी, मुझे भी लेकर चलिए ना, मेरा बड़ा मन है दावत में जाने का। अब ये सब सुनकर सुरभि का भाई कौशल अपनी बदसूरत बहन की टेढ़ी चोटी को खींचकर अरे तुझ जैसी बदसूरत लड़की पार्टी में जाने के लायक नहीं है, तू घर में रहकर नौकरानी की तरह बस घर संभाल। अरे आज के टाइम पर तो नौकरानी भी खूबसूरत होती है। सच में पता नहीं मनहूस मेरी कोख से कैसे जन्म हो गई। अगर पहले पता होता कि ये लड़की बड़ी होकर मुझ पर अपने बदसूरत होने का कलंक लगाएगी तो मैं इसे तभी जीते जी मार देती। अब सुरभि का पूरा परिवार पड़ोस की पार्टी एंजॉय करता है, वहीं अकेले सुरभि घर में काम करती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और फिर सुरभि की माँ का जन्मदिन आने को होता है। मम्मी आपका जन्मदिन आने वाला है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। माँ, बर्थडे पार्टी ना हम बहुत ग्रैंड करेंगे। हाँ, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगा। हाँ बिल्कुल। तभी पीछे से सुरभि आती है और कहती है, हाँ मम्मी, आपके जन्मदिन पर ना हम बहुत सारी सेलिब्रेशन करेंगे ताकि सब खुश हो जाएं। तभी गंगा उसके कान को तेजी से मोड़ती हुई, अच्छा, तो इस घर की मालकिन है क्या जो तुझे सेलिब्रेशन करना है? अरे तुझ जैसी बदसूरत लड़की बार बार अपनी औकात कैसे भूल जाती? तू मेरे बर्थडे पार्टी पर सिर्फ घर का काम करेगी। ठीक है माँ, मैं आपके जन्मदिन पर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आऊंगी।
अब बर्थडे की सेलिब्रेशन से पहले कौशल, गंगा, शीतल मॉल जाकर अपने लिए कई तरह की शॉपिंग करते हैं। वहीं सुरभि घर की दीवारों पर फूल लगाकर साज सजावट करती है। कुछ देर बाद जब सारा परिवार शॉपिंग से घर आता है तो सुरभि, अरे आप सबने जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदे हैं? अच्छा, मेरे लिए भी कुछ लेकर आए हैं क्या? अरे तुम जैसी बदसूरत लड़की सुंदर कपड़े पहनकर क्या करेगी? अरे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना मतलब पैसे बर्बाद करना। हाँ सही कहा। अब इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में शॉपिंग बैग लेकर चले जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद गंगा का जन्मदिन आता है और घर में मेहमानों का आगमन होता है। शीतल और कौशल के भी कुछ फ्रेंड्स बर्थडे में हाजिर होते हैं। वहीं सुरभि दूर से ये सारा नजारा देख रही होती है। अब रिश्तेदारों का इंतजार खत्म होता है और गंगा बड़े ही प्यार से अपने जन्मदिन का केक काटती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और फिर कुछ देर बाद फोटोग्राफर के सामने गंगा, शीतल और कौशल तस्वीर खिंचवाने लगते हैं। तभी मेहमान कहते हैं, अरे गंगा, तुम्हारी तो एक और बेटी थी ना, वो कहाँ है? वो तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। शायद उसका नाम सुरभि था। तभी दूसरी औरत सुरभि के कोने में खड़ा देखकर, अरे सुमित्रा, वहाँ कोने में एक लड़की खड़ी है, क्या पता वही सुरभि हो। अरे कौन हो तुम, जरा इधर आओ। अब सुरभि घबराते हुए केक के पास आती है कि तभी सब उसका काला रंग, लंबे दांत और उसकी टेढ़ी चोटी गाल पर एक बड़ा सा काला मस्सा देखकर हंसने लगते हैं। शीतल, ये है तुम्हारी बहन। ये तो किसी कार्टून से कम नहीं लग रही है। कितनी गंदी है ये देखने में। और ये गंगा, तुम्हारी बड़ी बेटी इतनी बदसूरत कैसे? इसके टेढ़े बाल, काला रंग और दांत, ये दांत क्यों निकले हुए हैं इतने बाहर? बिल्कुल डरावनी लग रही। और ये मस्सा, ये तो और भी भयानक है। सच में इसके ये 2 दांत जो बाहर निकले हुए हैं, इसे देखकर तो मैं डर ही गई थी। मैं जा रही हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अब मेहमान वहां से जाने लगते हैं। वहीं कौशल और शीतल के फ्रेंड भी बदसूरत सुरभि का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद कौशल और शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बदसूरत बहन के मुंह के ऊपर केक फेंक फेंक कर कहते हैं, अरे क्या जरूरत थी हमारे दोस्तों के सामने आने की? अब वो कॉलेज में हमारा कितना मजाक बनाएंगे। ये जब तक यहाँ रहेगी हमारी बेइज्जती ही करवाएगी। मेरा तो मन कर रहा है मिट्टी तेल डालकर इस बदसूरत के शरीर में आग ही लगा दूं। अब सुरभि की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। माँ, मैं तो कोने में ही खड़ी थी। मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी खुशियों में शामिल होने का। वो तो सुमित्रा जी और बसंती जी ने मुझे बोला कि मैं वहां पर आऊं, और उसके बाद ही वही लोग मुझ पर हंसने लग गए। मैं खुद को कैसे बदलूं माँ? ये सब कुदरत की देन है। तू इसे बदल नहीं सकती, पर हमारी नजरों से दूर तो हो ही सकती है ना। चली जा यहाँ से। अब अपनी माँ की बातें सुनकर सुरभि रोते हुए रात के 12 बजे घर से बाहर निकल जाती है और जहाँ पूरी सड़क सुनसान होती है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता है। अब सुरभि गांव के एक बांस के पुल के पास आ जाती है। क्या जरूरत थी भगवान मुझे आपको इस धरती पर भेजने की? इससे तो अच्छा मैं मर ही जाती तो ठीक था। और आज मैं यही करने इस बांस के पुल पर आई हूँ। मैं नदी में कूद जाऊंगी। अब सुरभि जिस बांस के पुल के ऊपर सुसाइड करने का सोच रही होती है, उस बांस के पुल पर ही पहले ही डेंजरस का बोर्ड लगा होता है और साथ ही कुछ मजदूर उस पुल में आग लगा रहे होते हैं। अरे सरकार की तरफ से इस पुल को तोड़कर हटाने का ऑर्डर आया है। अब इतना बड़ा बांस का पुल काटना और तोड़कर हटाने की हिम्मत तो हमारे अंदर है नहीं, इसलिए हम इसमें आग ही लगा रहे हैं। हाँ, हम ठीक कर रहे हैं। अब आग पूरी तरह से पुल में पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ से एक अनजान रजवाड़ी परिवार का अमीर बेटा पैरों में नुकीले जूते, गले में जेवरात, माथे पर टोपी पहने उस लकड़ी के पुल पर चला जा रहा था। दूसरी तरफ सुरभि को पुल से धुआं निकलता दिखता है। अरे इस लकड़ी के पुल में तो आग लग रही है। आखिर इसे कौन जला रहा है? और ये अनजान शख्स कौन है जो आग बंद करके पुल पर चले जा रहा है? क्या इसे दिख नहीं रहा कि आगे से आग की लौ उसकी तरफ आ रही है? अब उस रजवाड़ी लड़के को भी एहसास होता है कि सामने से आग की लौ उसकी तरफ आ रही है और वो जैसे ही आग में जलने वाला होता है कि सुरभि उसे खींचकर पुल से नीचे उतारती है। लेकिन तब तक उस शख्स के चेहरे और हाथ पर आग से गहरे जख्म पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गए हैं और इनका शरीर भी जख्मी हो गया है। अब सुरभि को वहीं पास में एक नीम का पेड़ मिलता है और वो उसी नीम के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर उसे हाथों में रगड़कर उस रजवाड़ी लड़के के चेहरे पे और हाथ पर लगाती है और फिर अपने दुपट्टे से उसे हवा करती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो सुरभि को देखकर डर कर पीछे हो जाता है। अरे तुम कौन हो? कितनी डरावनी हो तुम। तुम्हारा रंग इतना काला और दांत इतने बाहर क्यों हैं? जी मेरे चेहरे की बनावट ही ऐसी है। बाकी आप ठीक तो है ना? आप अपने घर तो जा सकते हैं ना? ओह सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारा मजाक बना रहा हूँ।
थैंक यू सो मच, लेकिन तुमने अपनी जान की चिंता नहीं की। हम जैसे लोगों को जीने की इच्छा नहीं होती साहब, हम तो बस मरने का मौका ढूंढते हैं। इतना कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। वहीं कुंवर उस छोटे से गांव से निकलकर अपने घर आ जाता है। अरे मेरे पोते के शरीर पर ये निशान कैसे हैं? अरे बेटा कुंवर, तुम्हारे चेहरे पर और हाथ पर ये निशान कैसे हैं? अब कुंवर झूठ बोलते हुए, कुछ नहीं माँ, वो बस हल्की सी चोट लग गई है, ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ आराम करने। अब अपने कमरे में जाकर कुंवर सिर्फ और सिर्फ सुरभि के बारे में सोचने लगता है। वहीं सुरभि थक हार कर दोबारा अपने घर चली जाती है। आ गई तू? मुझे तो लगा था कि तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन तू फिर आ गई। अब मायूस सुरभि बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। वहीं अगले दिन जब सुरभि कुएं में पानी भरने जाती है तो आसपास के लोग उसका बदसूरत चेहरा देखकर, हे भगवान, इस बदसूरत लड़की का चेहरा क्यों देख लिया मैंने सुबह सुबह। अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि इस कुएं से पानी भरूं। सच में इस बदसूरत को अभी आना था, अब सारा दिन खराब जाएगा हमारा, मनहूस कहीं की। अब ये सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं दूर से कुंवर ये सारा नजारा देख रहा होता है। ये भगवान, इस लड़के के साथ ये लोग कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं। ये लोग इसका बदसूरत चेहरा देख रहे हैं, पर इसके अंदर छुपी वो ममता कोई नहीं देख रहा जो मैंने देखी है। अब एक दिन कुंवर सुरभि को अपने पास मिलने बुलाता है। सुरभि को भी कुछ समझ नहीं आता और वो उससे मिलने चली जाती है। जी आप अब ठीक हैं? वैसे आपने मुझे आज पार्क में क्यों बुलाया है? सुरभि, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी वजह से ही मैं जिंदा हूँ। वैसे सुरभि, मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सुरभि के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो गुस्से से कहती है, ये कभी नहीं हो सकता। आप रजवाड़ी खानदान के मालिक हैं और मैं एक बदसूरत लड़की। अरे मैं उस रजवाड़े खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। लोग हंसते हैं मुझ पर, और अगर मैंने ये कदम उठाया तो लोग आप पर भी हंसेंगे। कुछ नहीं होगा सुरभि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, मुझ बदसूरत की कहाँ औकात कि मैं रजवाड़ी खानदान की मालकिन बन सकूं। अरे आपके माँ बाप भी मुझे पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अब पहले तुमसे शादी ही करूंगा और फिर सबके सामने फक्र से कहूंगा कि ये मेरी पत्नी है। अब कुंवर जैसा कहता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है। अब कुंवर पहले मंदिर में सुरभि से शादी करता है और उसे सीधा अपने रजवाड़ी परिवार में लेकर आ जाता है। वहीं मोहल्ले के लोग ये खबर सुनकर गंगा को बता देते हैं। अच्छा, तो उस बदसूरत लड़की ने रजवाड़ी खानदान के लड़के से शादी की है। माँ, शायद वो बदसूरत सोच रही होगी कि वो वहां जाकर मालकिन बन जाएगी, लेकिन वो भी रजवाड़ी परिवार है और रजवाड़ी परिवार उस बदसूरत जैसी नौकर भी नहीं रखते अपने घर में। दूसरी तरफ जब कुंवर के परिवार वाले दरवाजा खोलते हैं तो वो कुंवर के साथ बदसूरत सुरभि को देखकर दंग रह जाते हैं। कुंवर, तुम कहाँ चले गए थे? अरे सुबह से गायब हो तुम, और ये बदसूरत लड़की कौन है तुम्हारे साथ? पोता जवाब दो, कौन है ये बदसूरत लड़की तुम्हारे साथ? ये कितनी डरावनी लग रही है। इसके 2 दांत बाहर क्यों निकले हुए हैं? रंग भी काला है और ये सीधे गाल पर ये क्या काला मोटा मस्सा है? चोटी भी टेढ़ी है। छी, कितनी बदसूरत है ये। अरे आप लोगों ने तो एक एक कमियां निकाल दी अब तक में मेरी होने वाली पत्नी की। अब कुंवर के मुंह से पत्नी शब्द सुनते ही शकुंतला सुन्न पड़ जाती है। क्या कहा बेटा? ये बदसूरत लड़की हमारे रजवाड़ी खानदान की बहू है। तेरा दिमाग खराब है क्या? माँ, ऐसे मत बोलो, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। उस दिन जो आपने मेरे हाथ में जख्म के निशान देखे थे, वो जख्म कोई साधारण जख्म नहीं थे। वो उस रात जाने अनजाने में एक ऐसे पुल पर चला गया था जिस पुल को लेबर आग लगा रहे थे। अगर उस दिन सही वक्त पर ये लड़की नहीं आती तो आपका ये बेटा उसी दिन जल जाता। अच्छा, इस बदसूरत लड़की ने अगर तेरी मदद की थी तो तू इसे मुआवजा भी तो दे सकता था ना। ये तो वैसे भी गरीब है, हंसकर रख लेती, लेकिन तुझे इसे बहू बनाकर लाने की क्या जरूरत थी हमारे रजवाड़ी परिवार में? अब ये सब सुनकर बदसूरत सुरभि अपना रुख मोड़ लेती है और चौखट से वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी कुंवर उसका हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर लेकर आता है। माँ, आज से ये मेरी पत्नी है और इस रजवाड़े खानदान की इकलौती बहू है और मैं अब इसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। अब कुंवर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आता है। आखिर क्यों आप मुझे यहाँ लेकर आए? मैं कभी आपके परिवार में अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा सुरभि। प्रेम विवाह परिवार इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। कुंवर जी, मैं तो बदसूरत हूँ, मुझे तो जिंदगी भर कोई स्वीकार नहीं करेगा। तुम ज्यादा सोच रही हो, आराम करो, सुबह तक देखना सब ठीक हो जाएगा। अब सुरभि आराम करती है और अगले दिन नहा धोकर अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। तभी वहां आती शकुंतला ये देखकर गुस्से से लाल पीली होने लगती है और वो अब मंदिर में आकर आरती की थाली उठाकर सुरभि का हाथ पकड़कर आरती के लौ में जलाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर में पैर रखने की? तो जैसी बदसूरत लड़की मेरे मंदिर को हाथ नहीं लगा सकती। आई बात समझ में?
गलती हो गई माँ जी, गलती हो गई। इस दीपक की लौ से मेरा हाथ जल रहा है माँ जी। अब गुस्से से शकुंतला अपनी बदसूरत बहू का हाथ झटकती हुई वहां से चली जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी सुरभि अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में आती है और पकवान बनाने लगती है कि तभी वहां पर उसकी दादी सास आती है, जो उसे नफरत भरी निगाहों से घूर रही होती है। बाप रे, कितना बदसूरत चेहरा है रे तेरा। आखिर कैसे मेरे पोते को पसंद आ गई तू। तेरी ये बदसूरत शक्ल देखकर तो मुझे तेरे हाथ से खाना खाने का मन नहीं कर रहा। घिन आती मुझे तुझसे। अब ताने मारकर जानकी वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद मायूस होकर सुरभि सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। माँ, अगर ये बदसूरत लड़की हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाएगी तो मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो शिवानी? एजुकेटेड होने के बाद भी तुम लोगों को उसके रंग से जज कर रही हो। चेहरे में क्या रखा है? तुम उसकी मासूमियत देखो कि कल तुम सबने उसको इतना भला बुरा कहा, उसके बाद भी वो तुम लोगों के लिए पकवान बनाकर लेकर आई है। ऐसा है भैया, हमारे सामने इस बदसूरत लड़की की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अब शिवानी अपनी खाने की थाली उठाती है, तभी सुरभि अपने खाने की थाली लेकर जमीन पर बैठ जाती है। नहीं नहीं, मैं नीचे बैठकर खा लेती हूँ। आप लोग बैठकर खाइए ऊपर ही। अब कुंवर अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझते। अब सबके खाने के बाद सुरभि सभी झूठे बर्तनों को धोकर रख देती है। अब इसी तरह 2 से 4 दिन गुजरते हैं कि तभी पड़ोस की रजनी, सुगंधा और पुष्पा हाथों में तोहफे लेकर रजवाड़ी परिवार के घर में घुसती हैं। वहीं पड़ोसियों को देखकर शकुंतला के पसीने छूट जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ, और तुम सबके हाथ में तोहफे क्यों हैं? और शकुंतला अब और कितना छुपाएगी हमसे? हमें सुनने में आया है कि तू अपने रजवाड़ी खानदान की बहू ले आई है। चला फटाफट उसकी मुंह दिखाई की रस्म कर। हाँ हाँ जल्दी करो, हम लोग गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। अरे खड़ी खड़ी सुन क्या रही हो, जाओ ना। अब जानकी और शकुंतला घबराकर अपनी बदसूरत बहू के पास आती हैं। अरे सुनो बदसूरत लड़की, हमारी बात कान खोलकर सुन। नीचे तुझे कुछ लोग देखने आए, जल्दी से मुंह पर घूंघट करके सबके सामने आ जा। हाँ, और सुन, ये घूंघट सर से गिरना नहीं चाहिए। वैसे भी हमारे रजवाड़ी खानदान की बहू है, घूंघट करके ही रहते। कोशिश करना कि कोई तुम्हारे घूंघट को ऊपर ना करे। जी ठीक है। अब सुरभि सुंदर लहंगा साड़ी पहनकर घूंघट किए मेहमानों के सामने आती हैं और सोफे पर बैठ जाती हैं। वही मेहमान उसकी गोद में गिफ्ट्स रखते हैं। शकुंतला, बहू तो तेरी काफी शांत स्वभाव की लग रही है, पर अंदर से क्या सी पता नहीं, चेहरा भी नहीं दिख रहा घूंघट की वजह से। हाँ, वो हमारे रजवाड़ी परिवार में बहू घूंघट में ही रहती है। अरे जब बहू घूंघट में ही रहेगी तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? आजकल इतना थोड़ी ना होता माँ जी। अब इतना कहकर सुगंधा सुरभि के माथे से घूंघट पीछे कर देती है और उसका बदसूरत चेहरा सबके सामने आ जाता है। बाप रे, ये रजवाड़े खानदान की बहू, ये काली कलूटी। इसके तो 2 दांत भी कितने बाहर है, चोटी भी टेढ़ी है। बाप रे, क्या नजर आ गया आप सभी को इस बदसूरत लड़की में, जो आपने इसे अपने घर की बहू बना लिया। हाँ, और गाल पर भी इतना बड़ा काला मस्सा है। हे भगवान, शकुंतला तुझे और कोई लड़की नहीं मिली क्या? क्या अब ये बदसूरत लड़की बनेगी तुम्हारी रजवाड़ी खानदान की मालकिन? या भी कोई दुल्हन हुई? इससे तो अच्छा तो अपने बेटे की शादी ही नहीं करती। अब एक के बाद एक दिल को चीर देने वाले ताने मारकर पड़ोसी वहां से चले जाते हैं, जिसका गुस्सा शकुंतला और जानकी अपनी बहू पर निकालती है। वो अपनी बहू के गाल पर खींचकर तमाचा लगाती हैं। पता नहीं तुझ जैसी बदसूरत लड़की मेरे पोते को कैसे पसंद आ गई। तूने क्या खिलाया पिलाया उसे, क्या टोटका किया तूने उसके ऊपर, सच बता। ये भगवान, पूरे मोहल्ले में पता चल गया कि हमारे रजवाड़ी परिवार की बहू बदसूरत है। अब सब हम पर थू थू करेंगे। अब किस्मत की मारी सुरभि बिना कुछ कहे रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। माँ, हमें कैसे भी करके इस बदसूरत लड़की को अपने घर से निकालना होगा। हाँ, और उसके लिए हमें हमारे पोता बहू की जिंदगी में जहर घोलना होगा। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं अपने बेटे को यह एहसास दिलाकर रहूंगी कि ये लड़की सिर्फ पैसों के लिए हमारे रजवाड़ी खानदान की बहू बनी है। अब अगले दिन से ही शकुंतला अपनी बदसूरत बहू के साथ दाव पेच खेलने लगती है। अरे शकुंतला बहू, तुम ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी होकर सीढ़ियों के ऊपर तेल क्यों गिरा रही हो? माँ जी, आप देखते रहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी सामने से मेरा बेटा कुंवर आएगा। अब तेल गिराकर शकुंतला बोतल को साइड में फेंक देती है और फिर जैसे ही कुंवर अपने कमरे से बाहर निकलता है, शकुंतला लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आती है। माँ जी, बेटा कुंवर, बचाओ अपनी माँ को। अरे बहू तू ठीक तो है ना? माँ, क्या हो गया आपको? आप इन सीढ़ियों से फिसल कैसे गई? एक सेकंड, सीढ़ियों से तेल टपक रहा है। आखिर ये तेल सीढ़ियों पर किसने गिराया? बेटा, आज से पहले इस घर में कोई हादसा नहीं हुआ है और सीढ़ियों पर तेल भी हमें आज पहली बार ही देखने को मिला है। तो तू समझ जा कि ये सब कौन कर रहा है। कौन कर रहा है?
माँ साफ साफ बोलिए ना, मुझे चिंता हो रही है। कौन करेगा बेटा, ये सब कुछ तेरी बदसूरत बहू कर रही है। वो इस घर में तेरा हाथ पकड़कर बस इसलिए आई है ताकि वो इस रजवाड़ी परिवार की बहू बन पाए। अब शकुंतला इतना बोलती ही है कि तभी वहां पर सुरभि आती है। अरे मम्मी जी, क्या हुआ आपको? चुप करो सुरभि, ज्यादा अनजान बनकर मत दिखाओ। सच सच बताओ, तुमने इन सीढ़ियों पर तेल क्यों गिराया? क्या सच में तुम चाहती हो कि मेरी माँ इन सीढ़ियों से गिरकर बिस्तर पकड़ ले और तुम मालकिन बन जाओ? कैसी बात कर रहे हैं कुंवर जी, मैं ये सब क्यों सोचूंगी, और मैं तो आपके सामने रसोई की तरफ से आ रही हूँ। रहने दे बेटा, बहस मत कर, चल मुझे कमरे में ले चल। तब कुंवर अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जा रहा होता है। वहीं शकुंतला तिरछी नजरों से अपनी बदसूरत बहू को देख रही होती है। अब सुरभि समझ जाती है कि यह सब कुछ एक चाल है। अब अगले दिन सुरभि रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी अचानक शकुंतला रसोई में घुसती है। कोई है, बचाओ मुझे, कोई यहाँ रसोई में। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ आपको? अब कुंवर जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनकर रसोई में घुसता ही है कि शकुंतला अपना हाथ गरम गरम खोलते हुए सब्जी में डाल देती है। माँ, आपका हाथ आपका सब्जी में क्यों है? और वो भी खोलती हुई सब्जी में, और तुम सुरभि खड़ी खड़ी देख रही हो। ये तो देखेगी ना बेटा, और खुश भी हो रही होगी क्योंकि किसी ने तो मेरा हाथ इस सब्जी में डाला है। अब ये सुनकर सुरभि सुन्न रह जाती है। नहीं, ये झूठ है, मैंने ये सब नहीं किया। अब कुंवर कुछ भी सुनने से पहले खींचकर एक तमाचा अपनी वाइफ के गालों पर लगाता है। अब सुरभि रोते रोते वहां से कमरे में चली जाती है। आज कुंवर जी ने मुझ पर हाथ उठा दिया, जो कहते थे कि मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब अति हो गई, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। अब अगले दिन सुरभि बैग लेकर घर से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो सुरभि तुम? जा रही हूँ आपके रजवाड़ी परिवार को छोड़कर, क्योंकि मेरी वजह से यहाँ सबको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। इतना कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। और अब सुरभि अपने ससुराल से निकलकर अपने मायके भी नहीं जाती। वो खुद कड़ी धूप में सड़क से फूस इकट्ठा करके अपने लिए फूस का घर तैयार करती है और उसी में रहने लगती है। लेकिन ये जालिम दुनिया अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसकी शादी तो रजवाड़ी परिवार में हुई थी ना, लगता है इसका बदसूरत चेहरा देखकर उन्होंने भी इसे लात मार कर भगा दिया। हाँ, और अब ये यहाँ रह रही है। अब तो इसके माँ बाप भी इसे नहीं पूछते, इतनी बदसूरत जो है। अब सुरभि नम आंखों से अपने फूस के घर में घुस जाती है। हे भगवान, ये लोग मुझे कभी जीने नहीं देंगे। अब जहां सुरभि परेशान हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सुरभि के ससुराल वालों की जिंदगी भी जहन्नुम की तहस नहस हो रही होती है। कुंवर का बिजनेस में लॉस हो जाता है। माँ, हमारा बिजनेस डूब गया और हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है। कुछ सेविंग्स हैं जिससे कुछ महीना निकल सकता है, लेकिन फिर उसके बाद हमारी स्थिति और खराब हो जाएगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अब कुछ हफ्ते बाद शकुंतला की बेटी रसोई में खाना बना रही होती है कि गरम गरम तेल उसके चेहरे पर गिर जाता है। मम्मी बचाओ मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी का तो पूरा चेहरा ही जल गया। अब शकुंतला अपनी बेटी के फेस पर मलहम लगाती है कि तभी सामने से सीढ़ियों से उतरती जानकी फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कुंवर भागकर अपनी दादी को उठाता है। दादी, दादी आप ठीक तो है ना? न जाने वो करमजली बदसूरत इस घर से जाते जाते हमारे घर में कौन से मंत्र मार कर गई कि मेरा पूरा परिवार परेशान हो चुका है। शकुंतला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। काम करते हैं, हम अपने घर में पंडित को बुला लेते हैं, वही कुछ बता पाएंगे। अब शकुंतला अगले ही दिन घर में पंडित को बुलवाती है। जी शकुंतला जी, कहिए क्या बात थी जो मुझे बुलाया? पंडित जी, मैं और मेरा परिवार पिछले कुछ हफ्तों से बहुत परेशान है। मेरी बेटी का चेहरा जल गया, माँ सीढ़ियों से गिर गई और बेटे की नौकरी छूट गई। अब आप ही बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है? अब ये सब सुनकर पंडित गृह गोचर खोलना शुरू करता है। शकुंतला जी, आपके गृह गोचर को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने किसी स्त्री को बहुत पीड़ित किया है और उस स्त्री के आंसू आपके परिवार पर पड़ चुके हैं और अब आप बर्बाद होने वाले हैं। समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं उस स्त्री के शब्द का पहला अक्षर बताता हूँ। वो अक्षर सा है। पंडित जी, इस अक्षर से तो मेरी पत्नी का नाम आता है, सुरभि। चुप कर बेटा, वो तो जबरदस्ती इस घर में चली आई थी और निकल भी खुद ही गई। वो आई नहीं भी शकुंतला जी, ईश्वर के द्वारा भेजी गई थी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, जिसका परिणाम आप और आपका परिवार भुगत रहा है। अब भी वक्त है, अगर आप चाहो तो अपनी गलती सुधार सकती हो, क्योंकि अब वही लड़की इस घर में आकर मालकिन बनेगी तो आपकी स्थिति ठीक होगी। इतना कहकर पंडित वहां से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद कुंवर अपनी माँ के कमरे के पास आता है कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है।
माँ जी, पंडित जी तो हमारी पोल पट्टी खोलने पर लगे थे। अगर हमारे बेटे कुंवर को पता चलता कि हम लोगों ने साजिश करके उसकी पत्नी को घर से निकाला है, तब क्या होगा। अब दरवाजे पर खड़ा कुंवर तालियां बजाते हुए कमरे में घुसता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप सब षड्यंत्र रच रहे थे मेरी पत्नी के खिलाफ, जिसे मैं समझ नहीं पाया, और मैंने उसके ऊपर हाथ भी उठाया। अरे आपने इतनी गिरी हुई हरकत की है उसके साथ, तभी तो आज आप लोग इतने बुरे दिन देख रहे हैं। अब यह सुनकर शकुंतला और जानकी की नजरें शर्मिंदगी से नीचे झुक जाती हैं। हाँ बेटा, हम मानते हैं कि हमने उसके साथ गलत किया है, बहुत गलत, लेकिन अब हमें भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब हम खुद चाहते हैं कि हमारी बहू इस घर में लौट आए और एक रजवाड़ी परिवार की मालकिन बने, ताकि हमारी सभी गलतियों का पश्चाताप हो जाए। अब शकुंतला का पूरा परिवार सुरभि को ढूंढते हुए उसके फूस के घर में पहुंचते हैं, जहां सुरभि भूखी प्यासी जमीन पर सोई होती है। सुरभि, सुरभि उठो, ये कैसी हालत बना ली है तुमने अपनी। बहू उठो बहू, लगता है बहू ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। अब सुरभि घबरा कर उठती है। अरे अरे, आप लोग यहाँ। कुंवर जी, अब क्या गलती हो गई मुझसे। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है बहू, गलती तो हमसे हुई है और अब हम उसी गलती को सुधारने आए हैं। चलो अपने ससुराल चलो। हाँ बहू, तुम ही हमारी असली बहू हो, तुम्हारे जाने से हमारे घर की रौनक ही चली गई। अब शकुंतला और जानकी बड़े ही प्यार से अपनी बहू को घर लेकर आती हैं। रुको बहू, मैं पहले तुम्हारी आरती उतारूंगी। अब शकुंतला बड़े ही प्यार से अपनी बहू की आरती उतारती है और फिर सुरभि घर के अंदर आती है। बहू रुको, मैं तुम्हारे लिए रजवाड़ी वस्त्र लेकर आती हूँ, आज तुम वही पहनोगी। अब जानकी बड़े ही प्यार से अपनी बदसूरत बहू को रजवाड़ी वस्त्र लाकर देती है, जिसे पहनकर सुरभि काफी अच्छी लगती है। सुरभि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो इस रजवाड़ी कपड़ों में। ये ले बहू, अब इन रजवाड़ी कपड़ों के साथ ये तिजोरी की चाबी भी संभाल। नहीं माँ जी, मैं कैसे संभाल सकती हूँ। बहू, अब इसे तुझे ही संभालना है, क्योंकि आज से हमने तुझे अपनी रजवाड़ी खानदान की मालकिन बना दिया है। अब सुरभि बड़े ही फक्र से उस तिजोरी की चाबी को अपने कमर में लटकाती है। उसके बाद शकुंतला खुद अपने हाथ से पकवान बनाकर अपनी बदसूरत बहू के साथ बैठकर खाना खाती है। बाकी सभी सदस्य के चेहरे पर भी मुस्कान होती है। अब धीरे धीरे शकुंतला अपनी बहू के साथ बाहर मार्केट आना जाना भी शुरू कर देती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं, बाप रे, ये बदसूरत लड़की रजवाड़े खानदान की मालकिन बन गई है क्या, जो कमर में तिजोरी की चाबी लटकाए घूम रही है। तभी शकुंतला ये सुनकर, हाँ है ये हमारे रजवाड़े खानदान की मालकिन, लेकिन तुम्हारी क्यों आंखें फट रही हैं, मेरी बहू को मालकिन बनता देख। अब ये सुनकर बसंती मुंह घुमा के वहां से चली जाती है। इसी तरह शिवानी अपनी बदसूरत भाभी को लेकर एक लग्जरी पार्लर में आती है। मैम, मुझे अपनी भाभी का हेयर स्टाइल चेंज करवाना है और फेस पर भी हल्का फेशियल करवाना है, और ये मस्सा हट सकता है क्या। जी बिल्कुल, हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जो हम इस मस्से पर डालेंगे तो ये खुद गलकर गिर जाएगा। अब फीमेल मेकअप आर्टिस्ट बदसूरत सुरभि के बालों में कटिंग करती है और चेहरे पर केमिकल डालकर गाल पर उगे उस मस्से को गलाकर खत्म कर देती है, और फिर फेस पर हल्का फेशियल लगाती है, जिससे सुरभि का चेहरा हल्का लाइट हो जाता है। अब सुरभि शीशे में खुद को देखकर, देखिए मेरा रंग काला है तो मैं पूरी गोरी तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपने जितना कुछ भी किया है मुझे वो बहुत पसंद आया और मैं पहले से अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब इसके बाद कुंवर अपनी वाइफ को एक डेंटल क्लिनिक पर लेकर जाता है और उसके दांतों का भी ट्रीटमेंट करवाता है, जिससे सुरभि के दांत इक्वल शेप में आ जाते हैं। अब वो सुरभि जिसका आत्मविश्वास खो बैठा था वो फिर से लौट आता है। शकुंतला प्यार से, अरे बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया मम्मी जी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और जब ये सब गंगा को पता चलता है तो वो भी अपनी बदसूरत बेटी से मिलने उसके रजवाड़ी ससुराल आती है, और वो अपनी बदसूरत बेटी का खूबसूरत चेहरा देखकर दंग रह जाती है और उसका हाथ मरोड़ती हुई कहती है, अरे तू इतनी सुंदर कैसे हो गई, तेरे बाल, तेरे दांत और तेरे चेहरे पर जो वो मस्सा था वो कहाँ गया, और इतनी महंगी साड़ी ये सब कहाँ से पहन रही है तू। अरे तू किन्हीं इस रजवाड़ी खानदान की मालकिन तो नहीं बन गई। हाँ माँ, मेरा हाथ छोड़िए, और आपको मेरा पता किसने बताया। अरे कौन है तुम, छोड़ो मेरी बहू का हाथ। आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, कोई पुलिस को बुलाओ। रुकिए माँ जी, पुलिस को मत बुलाइए, ये मेरी माँ है। कैसी माँ है, इसके अंदर ममता नहीं है क्या जो तुम्हारी खुशियों को देखकर जल रही है। माफ करना, लेकिन मैं इसे अपने चौखट पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। चली जाइए आप यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। माँ, आपने सुना नहीं मेरी सास क्या कह रही है, आप यहाँ से जाइए। अब सुरभि की माँ चिढ़ती हुई वहां से चली जाती है। वहीं सुरभि अब खुशी से अपने रजवाड़ी परिवार में मालकिन बनकर रहती है।